वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका 5th चैप्टर जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और ये वीडियो होगा हमारा सेकंड पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जरूरी है हमारे प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर्स के लिए। एट द सेम टाइम हम लोगों ने देखा आइडल लोकेशंस, क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि क्या चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमें डिसाइड करने के लिए कि किस जगह पर हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। फिर एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और कुछ थोड़े बहुत हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। जिस भी तरीके का रॉ मटेरियल यूज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंडस्ट्रीज का नाम दे देते हैं। जैसे अगर किसी इंडस्ट्री में कॉटन एज रॉ मटेरियल यूज होता है कॉटन शर्ट्स बनाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं शुगर कैन, शुगर बनाना है, शुगर कैन एज रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, या जूट बैग्स बनाने हैं, जूट एज रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, या जो भी चीजें जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती है वो सारे हो जाते हैं हमारे लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर से उठाए हुए रॉ मटेरियल वाले इंडस्ट्रीज हो गए हमारे लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वैसे इंडस्ट्रीज जो कि जिसमें हम लोग यूज करते हैं आयरन एंड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ताकि हम बना सके बाकी के जो फिनिश गुड्स है उन सबको। ये हो जाएगा हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकंड है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनके मेन रोल के हिसाब से होता है बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्रीज में क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज में है कि जो भी सारे इंडस्ट्रीज के सामान जो कंज्यूमर्स डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जिनको दोबारा से रीमॉडिफाई करना पड़ता, उसको हम बेसिक या की इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, फिर बॉक्साइट स्मेल्टिंग, आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो डायरेक्ट हम लोग कंज्यूमर यूज नहीं कर सकते, उसको फिर दूसरे आयरन एंड स्टील वाले कंपनीज या इंडस्ट्रीज लेकर जाएंगे, फिर उससे या छड़ बनेगा या मशीन बनेंगे, तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। बट कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या होता है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिसके प्रोडक्ट्स को, जिसके फाइनल प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे टूथपेस्ट, शुगर, ऑयल, ये सारा हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज को जिनके प्रोडक्ट्स हम कंज्यूमर्स डायरेक्ट यूज कर सके, उसको हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज को कहते हैं, देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट छोड़ो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, हम लोग ये देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है। सबसे पहले तो समझो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो लार्ज इंडस्ट्रीज, कम पैसे लगा रहे हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम अमाउंट कितना है, 1 करोड़। अभी के हमारे बुक के हिसाब से 1 करोड़ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मैक्सिमम अमाउंट, जितना हम पैसा उसमें लगा सकते हैं। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का तो ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा होगा, 1 करोड़ से बहुत ज्यादा होगा। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैसे, जितना पैसा हम लोग लगा रहे हैं उसके हिसाब से। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सीधा सीधी हम ले सकते हैं पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर क्या है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर है जो कि हमारे गवर्नमेंट एजेंसी ओन करती है, जैसे भेल, सेल, SAIL, BHEL, भेल। उसके बाद क्या है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर वैसे इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जिन्हें प्राइवेटली ओन किया जाता है, कोई इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको ओन करते हैं, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे क्या है तो प्राइवेट सेक्टर है। फिर आता है हमारा जॉइंट इंडस्ट्रीज। जॉइंट इंडस्ट्रीज उसे कहते हैं जहां पर गवर्नमेंट के भी कुछ शेयर्स होते हैं, प्राइवेट के भी शेयर्स होते हैं, लाइक इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और बाय जॉइंटली रन बाय द स्टेट
एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो स्टेट और इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों मिलाकर उससे चलाते हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज को। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ज्वाइंटली चलाते हैं। अब आते हैं उसके बाद का हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन चलाते हैं, वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स चलाते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, जो कोऑपरेट करके चलते हैं, या वर्कर्स ऑफ बोथ और बोथ। तो या तो रॉ मटेरियल सप्लायर्स का बात करें या फिर वर्कर्स का बात करें, जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, उनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर में रखते हैं। जब कोऑपरेट करते हैं, बिना रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स के, बिना वर्कर्स के काम नहीं हो सकता। सो इन लोगों को हम कोऑपरेटिव सेक्टर में रखते हैं। They pull in the resource and share the profit and losses proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra and the curd industry in Kerala. तो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स भी दे दिया इन लोगों ने। फिर बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट एंड रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स में क्या है, जितना या भारी है या हल्का है, वो दोनों के दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो या फिर फिनिश गुड हो, फिनिश गुड्स भी कितना ज्यादा भारी है या हल्का है, ये रॉ मटेरियल्स भी कितना ज्यादा भारी है या हल्का है, इस हिसाब से हम लोगों ने हेवी इंडस्ट्रीज बनाया एंड फिर लाइट इंडस्ट्रीज बनाया। हेवी इंडस्ट्रीज में आ जाता है हमारा क्या हो सकता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, उसके रॉ मटेरियल्स भी हेवी होते हैं एंड उसका फिनिश प्रोडक्ट भी हेवी होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। वही लाइट इंडस्ट्रीज का बात किया जाए तो लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एज प्रोड्यूस एंड लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने रखा किसमें, लाइट इंडस्ट्रीज में। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज थोड़े बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो इस तरीके से हम लाइट इंडस्ट्रीज को, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज को लाइट इंडस्ट्री में रखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ योर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के सारे क्लासिफिकेशन हो गए। अब आते हैं हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता क्या है, क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है हमारा कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल और भी बहुत कुछ जो भी हमारे एग्रीकल्चर से हमें मिलता है, जिसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल की तरह जिसको हम लोग यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों के इंडस्ट्रीज को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी आता है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी आते हैं, बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ जाएंगे उसके अंदर। लाइक कपड़ों के इंडस्ट्रीज को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कह रहे हैं, सीधा सीधी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत ही यूनिक पोजीशन एक्वायर करता है इंडियन इकोनॉमी में। कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लोगों को काम देता है। अब किस तरीके से काम देता है, कम से कम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये कंट्रीब्यूशन इसका कितना है, 14% है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन पर्सन है, या शायद उससे भी ज्यादा। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 35 मिलियन पर्सन, उससे भी ज्यादा। 35 मिलियन पर्सन मीन्स अ लॉट। फिर ये सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। एग्रीकल्चर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है जहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा खासा ये हमें कमा कर देता है। अबाउट 24.6% है इसका फॉरेन एक्सचेंज का जीडीपी में। उसके अलावा ये फॉरेन एक्सचेंज ऑलमोस्ट 24.6% हम लोगों को देता है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसका अप्रोक्सीमेटली 4% है। और उसी के साथ साथ ये ऐसा इंडस्ट्री है जो कि कंप्लीट है अपने आप में, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ। हम इस इंडस्ट्रीज में, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किस तरीके से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। सबसे पहले देखो फाइबर प्रोडक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे, सबसे पहला हुआ कॉटन। सबसे पहले तो कॉटन प्रोडक्शन हो गया, कॉटन को ही एज एन एग्जांपल लेकर चलते हैं ना। कॉटन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वालों को हेल्प मिला, एग्रीकल्चर वालों को पैसे मिले। उसके बाद फिर आता है, एग्रीकल्चर होने के बाद आता है हमारा स्पिनिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉटन तो नहीं होगा, कॉटन बॉल प्लकर्स, उन लोगों को पैसे मिलते हैं, उन लोगों की कमाई होती है। फिर वो जो कॉटन को निकाला गया उसको साफ करना होगा, उसका अलग से। फिर उन कॉटन से धागे बनाने होंगे, धागे बनाने के लिए स्पिनिंग किया जाता है, धागे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद वीविंग किए जाते हैं, धागों से फाइबर बनाया जाता है, लाइक कपड़े बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है, नॉट फाइबर, फैब्रिक बनाया जाता है। उन धागों से फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक बनाने के बाद क्या होता है, वीविंग इज कॉल्ड, नीटिंग के प्रोसेस को, वीविंग के प्रोसेस से हम फैब्रिक बना सकते हैं। सो बुनने का काम करते हैं। बुनने के काम जो करने वाले उन लोगों को पैसे मिलते हैं। फिर हम लोग उसमें कलरिंग करते हैं, लाइक डाइंग एंड फिनिशिंग, उसको डाई करके फिनिश करते हैं, उसको कलर करके फिनिश करते हैं।
फिर उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारे बुक में ये गारमेंट डाइंग एंड फिनिशिंग, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरर गारमेंट्स बनाते हैं, ये हम लोगों को दे दिया। बट सिर्फ और सिर्फ क्या यहीं पर खत्म हो जाता है? नहीं, सिर्फ कलर करके नहीं होता। कलर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे जगह है जहां पर हम क्या करते हैं, हम उसमें कढ़ाई करने का काम करते हैं, हम डिजाइन्स बनाते हैं, हम टेलर्स को काम देते हैं, टेलर बहुत सारे टेलर्स को काम मिलता है, फैशन डिजाइनर्स को काम मिलता है, सिल्क या जरी वाले काम करने वालों को भी उससे अच्छा खासा कमाई होता है। इसके साथ साथ ये सारी चीजें तो चलो हो गई, ये तो कपड़े से रिलेटेड था। इसके साथ साथ ये डाइंग इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करती है। इंडस्ट्रीज कौन कौन से इंडस्ट्रीज को, एक सिंगल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन कौन से इंडस्ट्रीज को हेल्प करी है ग्रो करने में? सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करी है, लाइक कलर जहां पर बनते हैं वो इंडस्ट्रीज। उसके अलावा हम ऐसे ऐसे तो नहीं ना कहीं पर भी भेज देते हैं, हमें पैकेजिंग के लिए भी चाहिए, पैकेजिंग के लिए कार्टून, बड़े बड़े कार्टून बनाने वाले इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ वो प्लास्टिक बनाने वाले इंडस्ट्रीज। तो एक के जरिए हम लिंक कर 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 अगर देखें तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है। सो ये है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, एंड देन हम लोग उन पॉइंट्स को डील करेंगे कि क्या क्या है, कब आया था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कब बनाया गया था, कैसे आया था, किस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया ये काम, कौन है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कहाँ है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये है हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ पॉइंट। और पहला पॉइंट है हमारा एंशिएंट इंडिया हैंड स्पिनिंग। सो एंशिएंट इंडिया हैंड स्पिनिंग से मेरा मतलब है कि हम जब अर्लियर टाइम्स में एंशिएंट इंडिया में हम लोगों के यहाँ पर क्या होती थी, हैंड स्पिनिंग किए जाते थे। हमारे पास पावर लूम्स की फैसिलिटीज नहीं थे, हम खादी कपड़े बनाते थे। सो खादी के कपड़े बनाते थे, लाइक चरखा चलाया जाता था, चरखा चलाकर हम कपड़े बनाते थे। उसके बाद आया हमारे पास पावर लूम्स। पावर लूम्स कब आया? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में कैसे? ब्रिटिशर्स लेकर आए पावर लूम्स, मशीन लेकर आए, ताकि वो कॉटन, यहाँ से कॉटन बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था, यहाँ पर कॉटन एज ए रॉ मटेरियल बहुत ही सही था। और पावर लूम्स के आने की वजह से लाइक ब्रिटिशर्स का अपना फायदा था इसमें ऑब्वियसली, कि हमारे यहाँ के जो बेस्ट क्वालिटी कॉटन से उससे वो शर्ट्स बना सके एंड गारमेंट्स बना सके, फिर बेच सके उसको। सो पावर लूम्स आया हमारा 18th सेंचुरी में। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल। देखो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने इस तरीके से बना दिए हैं वो इसलिए बनाए हैं ताकि आप इसे याद कर सको, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप लिख सको। सो 1854 मुंबई, 1854 में पहला सक्सेसफुल जो टेक्सटाइल मिल सेटअप किया गया था वो था 1854 में। कहां पर? मुंबई में। Due to increased demand for clothes in UK, British government gave a boost to the development of cotton textile industries. So पहला इंडस्ट्री कहां पर सेटअप किया गया था? पहला इंडस्ट्री सेटअप किया गया था हमारा यहाँ 1854 में, मुंबई में। ठीक है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे उसके बाद ये हम लोगों का यहाँ पर बूस्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ गया? वो इस वजह से कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे और अब यूके में लाइक गारमेंट्स की या कॉटन्स की जो प्रोडक्शन है या फिर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यूरोप फाइट कर रहा था, द वॉर्स वर फॉट इन यूरोप में वॉर्स किए जा रहे थे। इंडिया एज ए ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से यहाँ पर इंडिया से ही सारा का सारा सामान उठाया जा रहा था। एज देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लोथ्स इन यूके में अच्छा खासा डिमांड था क्लोथ्स का, एंड दैट इज वाई ये लोग क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि वो लोग सोचे चलो इंडिया में ही कॉटन टेक्सटाइल को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाते हैं, एंड देन हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से सीधी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भेज देंगे। पहले ये लोग क्या करते थे ना, पहले कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पर नहीं आने से पहले, मशीन्स जब तक इन्होंने नहीं लाया था उससे पहले ये लोग करते थे क्या, वो जितना भी कॉटन है यहाँ से लेकर जाते थे, कॉटन भेजते थे, फिर वहां पर जो भी गारमेंट्स बनाया गया, जो भी कपड़े बनाए गए देन उसको फिर एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें उन लोगों को खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता था। पहले रॉ मटेरियल यहाँ से भेजो, फिर वहां बनाओ, फिर उसको दूसरे तरफ भेजो। इट कॉस्ट्स अ लॉट, एंड दैट इज व्हाई इन लोगों ने क्या किया कि यहीं पर ये लोग सेटअप कर दिया। इन लोगों ने क्या, मशीनरीज, बड़े बड़े मशीन यहाँ पर लाकर सेटअप कर दिया, इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप कर दिया कॉटन टेक्सटाइल का, सो दैट इनको इतना ज्यादा खर्चा ना पड़े। और उसके अलावा यहाँ पर ये क्यों किया गया था, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में ही ये ज्यादा किया गया था। क्यों किया गया था?
उसका सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा था ना, लाइक मुंबई और महाराष्ट्र गुजरात जो कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पोर्ट था नजदीक, सी पोर्ट्स नजदीक थे। अब अगर सी पोर्ट कहीं पर नजदीक होता है ना तो पानी लाइक वाटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। सो कॉस्ट कम हो जाता है, उसके ऊपर से हमारा कॉटन बेल्ट भी वहां पर था, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कॉटन मिलते हैं। सो इस वजह से इन लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर वो महाराष्ट्र या गुजरात में अगर वो कॉटन इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा उन लोगों को। दैट इज वाई उन लोगों ने इस जगह पर सेटअप किया। अब अगर बात करें 2011 की, 30 नवंबर 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली और सम टोटल 1946 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थे। 1946, जिसमें से कॉटन मिल्स और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स भी थे हमारे कंट्री में, जिनमें से कि 80% क्या थे तो प्राइवेट, और बाकी के जो 20% बचते हैं वो सारे के सारे थे हमारे पब्लिक सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर। सो पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, आई शुड राइट ओवर देयर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अर्लियर लोकेशन क्या था, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जैसा कि मैंने बताया। क्यों था वहां पर, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर चीजें थी वहां पर, उन लोगों को वर्कर्स इजीली मिल जाते थे, कॉटन बॉल प्लकर्स मिल गए, फार्मर्स मिल गए, वर्कर्स मिल गए जो कि गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग में काम करते थे, डाइंग का काम किया जा रहा था वहां पर, डिजाइनिंग की जा रही थी, पैकेजिंग किए जा रहे थे, टेलरिंग, सीविंग, ये सारे के सारे काम हो रहे थे वहां पर, जिसकी वजह से इन सारे जो लोग हैं उन सारे को काम मिल रहा था। चाहे वो टेलर का काम हो, उनको काम मिल रहा था, चाहे डाइंग इंडस्ट्रीज वाले, डाइंग कलर करने वाले को काम मिल रहा था, फार्मर्स को काम मिल रहा था, कॉटन बॉल प्लकर्स को काम मिल रहा था, वीवर्स को काम मिल रहा था, स्पिनर्स को काम मिल रहा था। उसके साथ साथ जो भी सारे इंडस्ट्रीज इससे जुड़े हुए हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जो बाकी इंडस्ट्रीज जुड़े हुए, उन लोगों को भी बहुत फायदा हुआ। लाइक ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का काम कर रहा था ये, साथ ही डाई इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, मील स्टोर्स, फिर उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा कि कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ये सारे पैकेजिंग मटेरियल्स वाले, इंजीनियरिंग वर्क्स, मशीन भी तो है, बड़े बड़े मशीन भी तो है, इंजीनियरिंग वर्क्स, एग्जैक्टली वो भी काम में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन, हम भूल नहीं सकते ट्रांसपोर्टेशन को, तो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोगों को भी पैसे मिले। इवन स्पिनिंग कहां पर सेंट्रलाइज रहा, स्पिनिंग महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होता रहा, चलता रहा, बट वीविंग क्या हुआ, वीविंग अलग अलग जगहों पर बट गया, वीविंग लोग अलग अलग जगहों पर करने लगे। कहां पर करने लगे वीविंग, जैसे कि हम लोगों का ट्रेडिशनल सिल्क कहीं पर हुआ, कहीं पर कॉटन में कॉटन वीविंग होती थी, कहीं पर सिल्क, कहीं पर जरी के काम होने लगे, कहीं पर एम्ब्रॉयडरीज। हम लोग देखते हैं ना राजस्थान में जिस तरीके के कपड़े, वो एकदम अलग तरीके का कपड़ा बनाते हैं वहां पर, वो जरी वाला काम, वो कांच वांच लगाकर वो काम है वहां पर। फिर अगर हम साउथ की तरफ चले जाए तो वो धागे से काम किया होता है, जरी वाला काम तो साउथ में ज्यादा होता है, जरी वाला काम किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया। लेकिन वही अगर हम बात करें स्पिनिंग की, तो स्पिनिंग क्या था, वो कुछ ही जगहों पर था, हाईली सेंट्रलाइज हम लोग कह सकते हैं उसको, स्पिनिंग को। इंडिया, अब भी हम लोग कहते हैं कि इंडिया क्या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता है स्पिनिंग करने में, बट वीविंग करके जो फाइन फैब्रिक बनाने का काम है वो यहाँ पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करने पड़ते हैं सामान को। सो इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। लेकिन हम लोगों के जो यार्न, जो एकदम हाई क्वालिटी के जो धागे और ये सारे हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम यूज नहीं कर पाते अच्छे से। क्यों नहीं कर पाते, हमारे पास उतनी अच्छी मशीन नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है, इस वजह से हमारा जो वीविंग सेक्टर है वो थोड़ा खराब हो गया है, बट स्पिनिंग सेक्टर इज द बेस्ट इन आवर कंट्री। हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स, अब हैंडस्पन जो खादी है वो भी बहुत सारे लोगों को लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जो वीवर्स है, कॉटेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन लोगों को प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट ये। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं एक्सपोर्टर्स को, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, मैंने आप लोगों को भी बताया कौन कौन से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। फिर जो इम्पोर्टर्स है, इम्पोर्टर्स जो लोग यहाँ से कॉटन इम्पोर्ट करते हैं अपने देशों में, वो लोग कौन कौन है। सो जापान, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और नेपाल, ये सारे के सारे जगह हैं जो कि पूरी तरीके से लाइक हम लोगों के यहाँ से कॉटन इम्पोर्ट करते हैं। दैट मीन्स
इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन सारे कंट्रीज में। इवन यहाँ पर उसके अलावा भी कुछ नाम है जैसे सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये सारे के सारे कंट्रीज यहाँ से इंपोर्ट करते हैं कॉटन। सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट स्पिंडल्स है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है स्पिंडल्स का। उसके अलावा क्या है यहाँ पर, ये स्पिनिंग सेक्टर, ऑब्वियसली स्पिंडल इतना ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट किस तरीके से, तो स्पिनिंग सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दी गई है इस वजह से। उसके अलावा हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल है, वर्ल्ड ट्रेड प्रोडक्शन में कॉटन यार्न्स का बहुत अच्छा खासा बड़ा शेयर है, लाइक फोर्थ पोजीशन में है टोटल ट्रेड का। और आर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4%। गारमेंट्स अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 4% हम लोग का वर्ल्ड का टोटल में हम लोग डालते हैं यहाँ पर। उसके अलावा स्पिनिंग व्हील्स वर्ल्ड लेवल में कॉम्पिटिटिव है, लेकिन वीविंग अच्छे से नहीं की जाती है। हम लोगों ने कहा हमारे पास अच्छे टेक्नोलॉजीज नहीं है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो वीविंग अच्छी नहीं होती यहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रैगमेंटेड और स्मॉल यूनिट्स। एग्जैक्टली जितना भी प्रोडक्शन है वो छोटे छोटे यूनिट्स में होता है। कहीं पर कपड़ा बन रहा है, लाइक कहीं पर धागे बन रहे हैं, कहीं पर फैब्रिक बन रहा है, कहीं पर उसका टेलरिंग हो रही है, कहीं पर कपड़े बन रहे हैं, कहीं पर डिजाइनिंग एंड ऑल सब कुछ, कहीं पर डाइंग का काम हो रहा है। तो अलग अलग जगहों पर है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज। जब डिसेंट्रलाइज होता है तो थोड़ा मेहनत तो लगती है काम में, थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम, ये मुश्किल बना देता है। As a result, many of our spinners export yarn, cotton yarn, while garment manufacturer have to import fabric. रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग यार्न तो प्रोड्यूस कर देते थे, धागे तो प्रोड्यूस कर देते, एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, लेकिन जो कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए होता है वो हम लोगों को दूसरे से मांगना पड़ता है, दूसरे से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, लाइक दूसरे से मंगवाना पड़ता है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो वीविंग टेक्नोलॉजी है वो अच्छा नहीं है। अगर वीविंग टेक्नोलॉजी अच्छा होता तो फैब्रिक्स अच्छे होते, फैब्रिक्स अच्छे होते तो हमें इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ये हो गया। अब आते हैं कुछ ड्रॉबैक्स जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। देखो सारे के सारे इंडस्ट्रीज में कुछ कॉमन पॉइंट्स है। कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला तो ये हमारा ये आइडल लोकेशन, कौन कौन सी चीजें लोकेशन है जो कि अफेक्ट करती है किसी कंपनी को, सॉरी किसी इंडस्ट्री को। उसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम्स, फिर एक्सपोर्टर्स कौन कौन से, इंपोर्टर्स कौन कौन से कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं या कौन से एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारे के सारी चीजें। और प्रॉब्लम्स तो है ही, प्रॉब्लम्स हर एक इंडस्ट्री में है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट बनाकर याद करते हो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको याद करना। प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला तो पावर सप्लाई इरेटिक है, मतलब लाइट आती जाती रहती है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज जब एक मशीन चल रही होती है और अचानक से अगर रुक जाए तो फिर क्या होगा? अचानक से अगर रुक जाए तो फिर मशीन खराब होने का डर रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। फिर क्या है? मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग प्रोसेसिंग सेक्टर, इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। सो वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर दोनों में ही हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? तो मशीन को अपग्रेड करने की जरूरत है। ऑब्वियसली अगर हम मशीन अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट ज्यादा ही आएगा, कभी कम नहीं होगा। कम नहीं होगा तो हमें फायदा नहीं होगा, बिकॉज कंज्यूमर्स नहीं खरीदेंगे तो फिर बिकेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को मशीन अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुरुआत में आया था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में, लेकिन धीरे धीरे वो अहमदाबाद कैसे पहुंच गया? महाराष्ट्र में जब शुरू हुआ था तो बहुत अच्छे से चला, बहुत ज्यादा सही तरीके से चला। बट जैसे ही यहाँ पर हमारे धीरे धीरे क्या हुआ ना कि महाराष्ट्र वाले फिर वो जो इंडस्ट्रीज थे वहां पर मशीन अपग्रेड नहीं हुए, पुराना जमाना का तरीका रह गया, पुराना तरीका रह गया। अब पुराने तरीके में पुराने टाइप के मशीन्स में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। और हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटी को और बेहतर बनाते हैं, बेहतर करते जाते हैं। हम मोबाइल को ही देख लो ना, अगर मोबाइल्स ही है तो हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अब वही अगर पुराना जमाना वाला नोकिया, अगर कोई नोकिया वाला ही फोन बना रहा तो क्या वो कभी डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब के कंज्यूमर्स को, अब के कस्टमर्स को कुछ और तरीके के स्मार्टफोन्स या नई टेक्नोलॉजीज चाहिए। सो दिस हैपेंड। यहाँ पर क्या हुआ ना कि महाराष्ट्र में जो पुराने मशीन थे वो पुराने ही रह गए, अपग्रेड नहीं किया इन लोगों ने। एंड जो अहमदाबाद की जो मशीन थे, अहमदाबाद में जब नया इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हुआ तो वो लोग फिर अपग्रेड करते गए।
सो दैट इज वाई वहां पर फिर बहुत ज्यादा अच्छे से अपग्रेड हो गया एंड महाराष्ट्र वाला फिर दब गया, महाराष्ट्र वाला फिर थोड़ा कम हो गया। ऑल्दो महाराष्ट्र में सबसे अच्छा कॉटन बेल्ट है, कॉटन एज रॉ मटेरियल वहां से बहुत ही अच्छा हम लोग को मिल सकता है। फिर क्या है, लो आउटपुट ऑफ लेबर्स। अब लेबर्स भी सही से अगर काम करते हैं तो भी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेबर्स का काम करना। अगर लेबर सही से काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे तो भी हमारे इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या है, प्रॉब्लम है। स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फैब्रिक इंडस्ट्रीज, एग्जैक्टली कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिल्क फैब्रिक है और भी बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक्स है। तो हम लोग कॉटन बहुत कम ही पहनते हैं, बहुत रेयर ही पहनते हैं, बट वी डू यूज पोलिस्टर और कुछ भी अलग अलग सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे अलग फैब्रिक्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो ये थे हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ पॉइंट। मैं कुछ देर के लिए हट जा रही हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम लोग आएंगे जूट इंडस्ट्रीज में, देन हम लोग करेंगे जूट इंडस्ट्रीज। सो ये है कुछ पॉइंट्स जूट इंडस्ट्रीज के। सो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया है हमारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट, रॉ जूट का। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? देखो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों में अंतर है। प्रोड्यूसर जो अपने लिए हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्टर जो हम बाहर बेच रहे हैं। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो इंडिया है, बट जो बाहर बेचने वाला लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? तो वो है हमारा बांग्लादेश। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा इंडिया। फिर आते हैं यहाँ पर उसके अलावा 80 जूट मिल्स, यहाँ पर 2010 और 11 के सर्वे के हिसाब से हमारे यहाँ पर 80 जूट मिल्स हुआ करते थे इंडिया में। उसके बाद क्या है, अब शायद और ज्यादा बढ़ गए होंगे। उसके बाद क्या है, मोस्टली कहां पर है हमारा ये जूट मिल्स, कहां पर ज्यादा बनाए गए हैं? तो वेस्ट बंगाल, और वो भी कहां पर? तो हुगली रिवर्स के आसपास। हुगली रिवर का यहाँ पर बता दिया 98 किलोमीटर, लाइक नैरो बेल्ट में, जो कि 90 किलोमीटर लॉन्ग और 30 किलोमीटर वाइड है। फर्स्ट जूट मिल कहां पर प्रोड्यूस, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, वो बॉक्स में लिखा होगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद जरूर करना। सो ये क्या है हमारा? द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिश्रा। तो फर्स्ट जूट मिल कहां पर सेटअप किया गया था? कोलकाता के पास रिश्रा में 1859 में। पार्टीशन 1947 के पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जूट मिल्स कुछ 3/4 मतलब कुछ जूट मिल्स जो है वो इंडिया में रह गए, बट 3/4 जो जूट मिल्स है वो सारे के सारे चले गए कहां पर? 3/4 ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहां पर चले गए? वो चले गए बांग्लादेश में। सो जूट मिल्स वेर हियर एंड जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वर देयर। तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, अगर जूट ही ज्यादा से ज्यादा जूट ही अगर हमारा बांग्लादेश में चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर हो गया हमारा। प्रोड्यूसर फर्स्ट लार्जेस्ट बट सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया हमारा इंडिया। अब उसके अलावा जो चीज हर एक इंडस्ट्री में कॉमन है वो है हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में क्या है? जूट प्रोड्यूसिंग एरिया हमारे पास था, वेस्ट बंगाल में जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है बहुत सारे। उसके अलावा क्योंकि हुगली रिवर के पास है तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता में पड़ जाता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है हम लोगों को ताकि हम रॉ जूट्स को ले सके। एंड एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी है हमारे पास, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि रॉ जूट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो देख लिया। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज। तो रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज तीनों का ही गुड नेटवर्क है। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, ट्रांसपोर्टेशन के बगैर हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते, ना हमें हमारे पास रॉ मटेरियल आ पाएगा और ना ही हम बाहर बेच पाएंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर आता है चीप लेबर। चीप लेबर से लोगों को कहाँ से मिल जाता है? तो वेस्ट बंगाल से मिल जाते हैं, बिहार से मिल जाते हैं, उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से। तो ये सारे जगहों से सस्ते में लेबर्स मिल जाते हैं इन लोगों को, जो कि काम और आसान कर देता है। कोलकाता क्या करता है? अर्बन सेंटर भी प्रोवाइड करता है, लाइक बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ये सारे के सारे हम लोगों को इजीली मिल जाता है। एंड इवन पोर्ट भी है यहाँ पर कोलकाता में, सो दैट हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं इन सारी चीजों को। तो ये इस वजह से आइडल लोकेशन हो गया हमारा वेस्ट बंगाल।
फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये जूट इंडस्ट्रीज। जैसे कॉटन टेक्सटाइल में देखो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज उससे जुड़े हुए। तो जूट इंडस्ट्रीज कितने सारे लोगों को, लाइक 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड है जूट इंडस्ट्रीज में, एंड 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एम्प्लॉयड है यहाँ पर जूट इंडस्ट्रीज में। उसके साथ साथ इनडायरेक्टली तो है और भी बहुत सारे, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले जितने भी सारे हो गए वो लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। चैलेंजेस फेस्ड, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जूट इंडस्ट्रीज को। सबसे पहला तो यहाँ पर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, प्लास्टिक से बहुत बड़ा कंपटीशन है हमारे जूट भाई साहब का। मतलब जूट और प्लास्टिक बहुत ही बड़े कंपटीटर्स है। लाइक हम लोग यूजुअली क्या यूज करते हैं, क्या जूट बैग्स यूज कर सकते हैं, करते हैं नहीं, हम लोग पॉली बैग्स यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली भयंकर कॉम्पिटिटर है इंटरनेशनल मार्केट में ये जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है, ये बहुत ही बड़ा कंपटीटर है हमारे जूट बैग्स के। अदर कंपिटिटर्स कौन है, अब कंपिटिटर्स आते हैं कौन कौन से कंट्रीज, इंडिया के कौन कौन से कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है। तो आगे उसमें हमारा बांग्लादेश आ गया, ब्राजील आ गया, फिलीपींस आ गया, इजिप्ट और थाईलैंड हो गया हमारा। ये सारे कंट्रीज जो है वो क्या है, तो वो है हमारे लिए अदर लाइक इंपॉर्टेंट और अदर कंपिटिटर्स कंट्रीज। फिर आते गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो बहुत सारी चीजें बुरी हैं, लेकिन अब इसको जूट इंडस्ट्रीज को सुधारने के लिए, उसके कंडीशन को सुधारने के लिए क्या किया हमारे गवर्नमेंट ने। सबसे पहला तो ये काम किया कि जूट पैकेजिंग को एकदम मैंडेटरी कर दिया, एकदम जरूरी जूट पैकेजिंग ही होगी, प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं होगी, ये पहले किया था उन्होंने। फिर किया नेशनल जूट पॉलिसीज निकाला गया। देखो नेशनल जूट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, 2005 में निकाला गया था, ये ईयर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में निकाला गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों नेशनल जूट पॉलिसी निकाला गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जा सके और ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, क्वालिटी इंप्रूव करना था जूट का, और प्राइस, जूट फार्मर्स को सही दाम मिले उनके क्रॉप्स का, उनके प्रोडक्ट्स का, सो इस वजह से प्राइस। फिर आते हैं यहाँ पर मेन मार्केट। मेन मार्केट कहाँ कहाँ है जहां पर हम लोगों का जूट बिकता है, सो वो है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये हमारा मेन मार्केट है जूट इंडस्ट्रीज के लिए, जूट का। अब आते हैं लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, द ग्रोइंग कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली गुड्स हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू जूट इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली, ये जो हम लोग अभी पोल्यूशन से हटने का कोशिश कर रहे हैं, वो सब्सटेंशियल फार्मिंग या सब्सटेंशियल, ये जो हम लोग पोल्यूशन से हटने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी आसपास चीजें हो वो सारे के सारे इको फ्रेंडली हो, बायोडिग्रेडेबल हो, ये सारी चीजों की वजह से अब हम लोग क्या करते हैं, अभी भी आप बीच बीच में ये हवाएं उड़ते रहती है, बीच बीच में होता रहता है कि नहीं प्लास्टिक्स यूज नहीं करना, प्लास्टिक यूज करोगे तो फाइन लगेगा, प्लास्टिक नहीं यूज करना, बट हम लोग यूज करते ही है, क्या कर सकते हैं। तेल वेल को तो जूट के बैग्स में नहीं डाल सकते, बट हाँ प्लास्टिक पैकेजिंग होती है एंड हम लोग प्लास्टिक्स यूज करते ही हैं। बट फिर भी बीच बीच में आता है कि नहीं आप मार्केट में जाओगे प्लास्टिक नहीं ले सकते, बहुत हद तक प्लास्टिक का कंजम्पशन थोड़ा कम भी हुआ है। सो ये जो चीज है ये दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसको, पेपर बैग्स एंड जूट बैग्स को। सो जूट को और दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ये प्लास्टिक्स को मना करके। सो दिस वाज इट अब तक का। इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में, और फिर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, तो प्लीज कमेंट करना, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा वीडियो, क्या क्या खामियां थी, क्या अच्छा लगा। So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.